नमस्कार, जी हिंदुस्तान ई विमर्श डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। ई विमर्श के सेशन में हमारे साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत सर आपका ई विमर्श के इस मंच पर। जी नमस्ते, थैंक यू। अब जिस तरीके से कोरोना महामारी पूरे देश में फैली हुई है, लेकिन इस बीच कई उपलब्धियां भी रही हैं केंद्र सरकार की, कई सारी योजनाएं भी बन रही हैं अभी। लेकिन आपकी अगर बात की जाए तो पहली बार आप केंद्र में सरकार के साथ काम कर रहे हैं और इतनी अहम भूमिका आपको दी गई है। आप गृह राज्य मंत्री हैं, इस मंत्रालय को आप संभाल रहे हैं। मोदी सरकार पार्ट 2 का पहला कार्यकाल जो 1 साल का था वो पूरा हो गया। इसे किस तौर पे आप देखते हैं और इस 1 साल के कार्यकाल में क्या कुछ उपलब्धियां आपकी रही हैं, क्या योजनाएं आपके मंत्रालय की तरफ से चलाई गई हैं और कहां काम करना आने वाले और 4 साल में बाकी है? इस वक्त स्थिति को आप कैसे देख रहे हैं? 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरे बार सरकार जनता के आशीर्वाद से आने के बाद मैं गृह राज्य मंत्री के जिम्मेदारी मेरा ऊपर नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी दिया है। और इसके बाद जब हम टेररिज्म के विषय पर फिर एक बार ध्यान दिया है, जीरो टॉलरेंस के साथ टेररिज्म को भारत में रोकना चाहिए, हमारा सरकार का ये नीति है। इसी दृष्टिकोण में भी काम किए हैं होम मिनिस्ट्री की तरफ से। और जितने भी पैरामिलिट्री के हमारा फोर्सेस है उनका वेलफेयर में ध्यान देने के लिए हमारा सरकार बहुत बड़ा प्रयास किया है। पूरे लोगों का जितने भी लगभग 11 लाख लोग पैरामिलिट्री के फोर्सेस है, उसमें 60 साल तक उनका एज लिमिट, एम्प्लॉयमेंट का एज लिमिट बढ़ाए। उसके साथ साथ जैसा सत्ता में दूसरा बार आने के बाद जो हमारा इलेक्शन का वादा था, नहीं तो हम लगातार 70 साल से एक आर्टिकल 370 हटना चाहिए, आर्टिकल 370 के खिलाफ जो संघर्ष कर रहे, पार्लियामेंट में, राज्यसभा में, लोकसभा में थोड़ा मेजॉरिटी आया, बिल पास हो सकता है। इस दृष्टिकोण से आर्टिकल 370 एंड 35A का पार्लियामेंट में बिल का पास करवाए। और इसके बाद जम्मू कश्मीर के पूरे अलग अलग क्षेत्रों में विकास के विषय पर भारत सरकार कदम उठाए। पहले जो 2 स्टेट्स बनाने के बाद यूटी का, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का आर्टिकल 370 के अंदर उस यूटी यूनियन टेरिटरी के अंदर लाकर 2 स्टेट बनाकर पूरे हमारे अधिकारियों को मार्च टू विलेजेस, गांव चलो अभियान का काम शुरू किया है होम मिनिस्ट्री की ओर से। पूरे जितने भी तहसील लेवल के लेकर पूरे जिला कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर, सभी लोग गांव चलने का, लोगों को मिलने का, गांव में जो समस्या है समस्या दूर करने का प्रयास किया है सबसे पहले जम्मू कश्मीर में। उसके साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के लगभग 40 मिनिस्टर्स पूरे जम्मू कश्मीर के आउटरीच के प्रोग्राम के नाते पूरे हम जम्मू कश्मीर में हर मंडल तक जाना चाहिए, ऐसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आदेश था। हम उस मंडल हेडक्वार्टर में नाइट हाल्ट भी किया है। पूरे 40 मिनिस्टर्स जम्मू कश्मीर में मंडल हेडक्वार्टर जाना चाहिए, तहसील तक जाना चाहिए, उस तहसील में उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, जो भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी का उसका उद्घाटन करना, रोड्स का हो, ब्लॉक डेवलपमेंटल ऑफिसेस का हो, ग्राम सरपंच का जो सरपंच ऑफिस हो, नहीं तो इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, स्कूल्स का बिल्डिंग्स हो, तहसील का बिल्डिंग्स हो, अलग अलग कार्यक्रम, इनाग्रेशन का कार्यक्रम करना, लोगों से मिलना, डेलीगेशन से मिलना, रात को उसी गांव में लोगों के बीच में नाइट हाल्ट करके लोगों से हमारा सरकार आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर के जनता का दिल जीतने के लिए हमारा प्रधानमंत्री जी के आदेश का पालन करते हुए सभी लोग नाइट हाल्ट किया है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि आजाद के बाद इतना मिनिस्टर्स साइमल्टेनियसली हर जिला में जाना, हर मंडल पे जाना, हर तहसील पे जाना, लोगों से मिलना, उद्घाटन कार्यक्रम करना, ये आजाद के बाद पहली बार ये कार्यक्रम शुरुआत किया है। उसके बाद जो आर्टिकल 370 हटाने के बाद जितने भी फंडामेंटल राइट्स है देश में अलग अलग कोने पे है फंडामेंटल राइट्स, वो जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट करने का
हमारा सरकार प्रयास किया है। उसमें बीसी रिजर्वेशन हो, एसटी रिजर्वेशन हो, लगभग ईबीसी रिजर्वेशन हो, एससी कमीशन हो, बीसी कमीशन हो, वुमेन कमीशन हो, वुमेन रिजर्वेशन हो, वो भी लिया है। उसके बाद ब्लॉक डेवलपमेंटल काउंसिल का चुनाव भी किया है पहली बार। आजाद के बाद कभी इलेक्शन नहीं था, आजाद के बाद पहली बार हम ब्लॉक डेवलपमेंटल काउंसिल का चुनाव किया है। उसमें 98% लोग भाग लिया है इस चुनाव में। ये सफलता पूर्वक इस चुनाव का भी हम पूरा किया है। उसके बाद जो भी किसानों का जो एप्पल था, एप्पल का सरकार की तरफ से मार्केट के द्वारा हम खरीद कर उसको मार्केटिंग किया है। पहला मार्केटिंग नहीं होता था, ब्रोकर्स खरीदते थे, ठीक तरीके से पैसे किसानों को नहीं मिलता था। हमारा सरकार आने के बाद जम्मू कश्मीर में ये भी काम किया है। और इसके बाद जो आतंकवाद के खिलाफ अलग अलग कार्यक्रम उठाए, एक्टिविटी शुरू किया है। जो अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्ट का नया एक्ट बदले हैं, क्योंकि भारत में जो आतंकवाद का गतिविधि बढ़ाते हैं, आतंकवाद का गतिविधि बढ़ावा देते हैं, वैसे लोगों को यूनाइटेड नेशंस, वैसे लोगों को यूएसए, वैसे लोगों को यूए, ये इंटरनेशनल टेररिस्ट के नाते वो लोग घोषणा करते हैं। भारत में जो एक्टिविटी करते हैं, दाऊद इब्राहिम का जैसे लोगों को वो लोग घोषणा किया है। मगर हमारा कोई प्रावधान नहीं था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में। भारत के अंदर जो आतंकवाद का गतिविधि बढ़ाने वाले, प्रोत्साहन करने वाले, देश विरोधी कार्यक्रम करने वालों का घोषणा विदेश में करते हैं, यूनाइटेड नेशन करते हैं, मगर भारत में करने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके लिए अनलॉफुल प्रिवेंटिव एक्ट में पार्लियामेंट में हम बदलाव लाकर भारत सरकार भी ऐसे लोगों को इंटरनेशनल टेररिस्ट के नाते घोषणा करने का प्रावधान पास किया है। दूसरा, जो विदेशों में हमारे जितने भी विदेशों में एम्बेसीज है, विदेश में लाखों लोग हमारे भारत के वासी है, एनआरआई के नाते बिजनेस करते हैं, पढ़ते हैं बच्चे। वैसे समय पर जो भी हमारा भारत के जनता के प्रॉपर्टी हो, सरकार का प्रॉपर्टी हो, जो अधिकारी हो, जो जनता भी हो विदेशों में, उनके ऊपर कोई आतंकवाद का अटैक हुए तो हम पूरा उस देश के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर आधार रहते थे। पहली बार हमारा सरकार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पूरा अधिकार दिया है। दुनिया में भी किधर में भी हमारा भारत के जनता के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर, अधिकारियों के ऊपर अटैक किया आतंकवाद, उस देश में जाकर उस देश के सिक्योरिटी से, पुलिस से मिलकर इन्वेस्टिगेशन करने का बिल्कुल, ये 1 साल की उपलब्धि रही है मोदी सरकार की। और ये सारी चीजें जो है वो हमने देखा भी है, क्या गतिविधियां रही हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। बॉर्डर पे कैसे हालात हैं या जो पड़ोसी देश हैं इस वक्त वो क्या कुछ कर रहे हैं, इन सारी तमाम मसलों पर भी हम बात करेंगे, आगे लेंगे इन सवालों पे आपका जवाब। लेकिन फिलहाल बात करते हैं कोरोना महामारी जिस तरीके से पूरे विश्व भर में फैला, देश में भी फैला। शुरुआत दौर में जनवरी, फरवरी या मार्च की हम बात करें तो स्थिति सामान्य थी, इतने केसेस नहीं थे फरवरी तक भी, लेकिन धीरे धीरे केसेस हिंदुस्तान में बढ़ते चले गए, पूरे भारत में कोरोना फैलता चला गया। और अब डब्ल्यूएचओ की तरफ से ये कहा गया है कि जो स्थिति है वो और ज्यादा खतरनाक होगी, यानी कि जो अमेरिका में इन दिनों हालात हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक तस्वीरें और जो सिचुएशन है वो हमें फेस करने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही चिंताजनक है। इसको कैसे देखते हैं आप, कैसे इससे निपटा जाएगा? हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो और हेल्थ फैसिलिटीज के एंगल पे देखें तो हम बहुत ठीक है। फिर भी भारत सरकार, क्योंकि अलग अलग प्रांत है, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग रीजन्स है, अलग अलग भाषा वाले हैं, एक सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का अपील पर लॉकडाउन को सक्सेस कर रहे लोग अभी भी लॉकडाउन के अंदर है। कुछ आर्थिक स्थिति देखते हुए, रोजगार की स्थिति देखते हुए लोगों को थोड़ा उसमें कोई एग्जम्पशंस भी दिए हैं। और कुछ माइग्रेंट लेबर भी अलग अलग शहरों से गांव को गए, इसके कारण से भी थोड़ा बढ़ रहे। विदेशों के भी कुछ लोग हैं, वो लोग भी बहुत प्रेशर सरकार के तरफ दिया है, इसके कारण से उनको भी लाना पड़ा है। माइग्रेंट लेबर को ह्यूमैनिटी ग्राउंड से, एक मानवीय कोई एंगल से वो लोगों को अपने अपने गांव को ट्रेन के द्वारा, बसेस के द्वारा लोगों को भिजाना पड़ा। इसके साथ थोड़ा समस्या बढ़ गए, मैं मानता हूं, मगर मैं आपको बता सकता हूं आज भी देश का स्थिति कोई डरने की बात नहीं।
आज मैं जनता को अपील करना चाहता हूं आपके द्वारा, जो लॉकडाउन में कुछ एग्जम्पशंस दिए गए, मगर लॉकडाउन स्पिरिट तो हर परिवार, हर व्यक्ति लॉकडाउन स्पिरिट से घर में हो, घर के बाहर हो, वर्क प्लेस हो, रास्ते पे हो, दुकान पे हो, किधर भी हो, लॉकडाउन स्पिरिट आप लोग फॉलो करना चाहिए। कोई भारत में डरने की बात नहीं। आज मैं बता सकता हूं, लगभग आज जो कोविड के संदर्भ में आज हमारा हॉस्पिटल्स 964 हॉस्पिटल्स हम खोला है, अभी रेडी है भारत के अंदर, कोई चिंता करने का बात नहीं। जो लैब्स है, कोविड टेस्ट लैब्स है, जो 759 लैब्स भारत में हम सरकार खोले हैं, लगभग जो 4,54,105 बेड्स अभी रेडी रखे हैं। स्थिति कैसे भी हो, कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को फेस करने के लिए आज हम इतना बेड्स भी तैयार किए हैं, हॉस्पिटल्स भी किया है। सभी सरकार देश मिलकर कोरोना से लड़ रहे। मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं, अगर पॉजिटिव केसेस कुछ जगह बढ़ गए, कुछ डेथ्स भी हो रहे, मगर कोई डरने की बात नहीं है। भारत का स्थिति जितने भी केसेस डेथ आ गया, उसमें ज्यादा अलग अलग जो डेथ केसेस है, उसमें हेल्थ प्रॉब्लम्स के ज्यादा 80% केसेस वही है डेथ केसेस में। उसमें क्योंकि जो हार्ट प्रॉब्लम हो, डायलिसिस प्रॉब्लम हो, नहीं तो अलग अलग ऐसी प्रॉब्लम के लोग बहुत शिकारी बनते हैं कोरोना का, इसके कारण से वो डेथ्स हुआ है। मगर भारत का जो जीवन का स्थिति है, इस स्थिति में हम कोरोना को जल्दी हम फेस करके बाहर आने का बहुत उम्मीद करते हैं भारत सरकार। बिल्कुल, ये तस्वीरें जिस तरीके से हमें देखने को मिल रही है, उम्मीद भी यही करते हैं हम कि जल्द से जल्द ये सब कुछ खत्म हो जाए, सिर्फ देश ही नहीं पूरे विश्व भर में। लेकिन बात हम देश की करें तो शुरुआती दौर में जब कोरोना के केसेस बहुत कम थे, लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया, लॉकडाउन लगा दिया गया, 4 चरणों तक सख्ती बरती गई। लेकिन जिस लॉकडाउन 5वें के बारे में आपने भी बताया है, इसे अनलॉक 1 का भी नाम दिया गया, चूंकि काफी हद तक इसमें रियायतें दे दी गई हैं। और अब की तस्वीरों की हम बात करें तो पहले जहां 1000, 1500, 2500 मामले सामने आते थे, अब 10,000 को भी क्रॉस कर चुका है। बीते 24 घंटे की भी अगर हम बात करें तो उससे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। अब तो क्या यहाँ इस वक्त लॉकडाउन को और सख्ती से पालन करने की जरूरत है, या फिर जो स्थिति है वो बिगड़ेगी तो हम इस पर विचार करेंगे कि वापस से देश भर में लॉकडाउन वैसे ही लगाया जाए जैसे पहले लगाया गया था जब केसेस कम थे हिंदुस्तान में? भारत सरकार के द्वारा बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपील कर रहे, लॉकडाउन में कुछ एग्जम्पशन दिए हैं, मगर हर व्यक्ति उनके मन के अंदर यही रहना चाहिए, मैं लॉकडाउन के अंदर हूं, लॉकडाउन का स्पिरिट में कंटिन्यू करता हूं, मास्क पहनता हूं, सैनिटाइजर साथ रखता हूं, हाथ धोते रहता हूं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करता हूं। हर घर से जब पैर बाहर रखते हैं, जब से लेकर फिर घर वापस गए तक हर व्यक्ति के दिल में यही रहना चाहिए। ऐसा ही रहे तो ही हम कोरोना के खिलाफ हम संघर्ष जो हो रहा है, उस संघर्ष में हम विजय प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा फिर एक बात सभी जनता को मैं अपील करता हूं, लॉकडाउन भले ना रहे, लॉकडाउन में भले एग्जम्पशंस दिए, मगर आप सब लोग जो सरकार का जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करते हुए लॉकडाउन का स्पिरिट कंटिन्यू करना चाहिए। इसके दूसरा कोई रास्ता नहीं है। घर में हो, बाहर में हो, सभी लोग इस विषय पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यही संघर्ष हो सकता है। सरकार को जो साथ देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ देना चाहिए। ये सरकार के लिए नहीं लगाया, जनता के लिए, आपके लिए लगाया, आपके परिवारों के लिए लगाया। ये लॉकडाउन का स्पिरिट कंटिन्यू करना चाहिए। आपका जान बचाने के लिए आपका लॉकडाउन स्पिरिट कंटिन्यू करना चाहिए। आपका परिवार का जान बचाने के लिए लॉकडाउन स्पिरिट कंटिन्यू करना चाहिए। जिस तरीके से अनलॉक 1 कह लें या लॉकडाउन 5 कह लें, रियायत बहुत सारी दे दी गई, लगभग सब कुछ खोल दिया गया। आप 4 चरणों तक सख्ती बरतते हैं, उसके बाद एकदम से खोल के दे देते हैं, वो भी तब जब सारी चीजें हम देख रहे हैं सामने की कैसे कोरोना वायरस दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है देश भर में। कांग्रेस की तरफ से भी कई सारे सवाल खड़े किए गए, तमाम विपक्षी पार्टियां भी आई सामने और अपना अपना उन्होंने विचार सामने रखा। लेकिन इस नाजुक स्थिति में, जिस तरीके की स्थिति और हालात है पूरे देश में, सरकार को साथ देना चाहिए, सुझाव देना चाहिए, इसके बदले राजनीति हो रही है, ऐसा क्यों? आपका बात बिल्कुल 100% सही है। जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उससे ज्यादा सिचुएशन आज है।
जो पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ जब भी वार हुआ था, जब वो सिर्फ सेना लड़ते थे, बाहर के जो बॉर्डर के विलेजेस के ऊपर लोग परेशान होते थे। मगर ऐसा नहीं है। आज 130 करोड़ जनता इस कोरोना के खिलाफ संघर्ष करे। जो पाकिस्तान से वार से, चाइना वार से ज्यादा अभी लोग यूनिट होना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, कोरोना के खिलाफ लड़ना चाहिए। मगर एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन पार्टी के नाते जिम्मेदारी जो भी अगर सुझाव दिए तो भारत सरकार लेने को तैयार है। आदरणीय नरेंद्र मोदी 5 टाइम्स चीफ मिनिस्टर्स का मीटिंग लगाए हैं। हमारा होम मिनिस्टर लगातार चीफ मिनिस्टरों से, स्टेट गवर्नमेंट से संपर्क करते हैं। हमारा होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स हर दिन हर जिला कलेक्टर से भी बात करते हैं। हर जिला कलेक्टर, एसपी से हमारा होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर से बात करते हैं। पूरे जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स है, हम भी हर दिन 20 जिलों के एसपी से, कलेक्टरों से हम भी बात करते हैं। उनके ग्राउंड लेवल सिचुएशन मालूम करते हैं। उनमें कॉन्फ्रेंस लाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के आदेश पर हम बात कर रहे हैं। ऐसा भारत सरकार सबसे मिलजुल के काम करने के लिए, जो भी पार्टी का हो, जो भी प्रांत का हो, आज पहला हमारा प्रायोरिटी है कोरोना के खिलाफ संघर्ष करना। इसी दृष्टिकोण से भारत सरकार काम करे। आप सब लोगों को मालूम है, जब लॉकडाउन क्यों लगाया? लोग परेशान है, ऐसा कुछ दिन बोले। जब लॉकडाउन से एग्जेंशन दिए, लॉकडाउन का एग्जेंशन क्यों दिए, एग्जेंशन नहीं देना है, ऐसा बताए। एक कॉन्स्टेंटली कांग्रेस पार्टी गैर जिम्मेदारी से स्टेटमेंट दे रहे, एक कंस्ट्रक्टिव जिम्मेदारी अपनाना चाहिए। ऐसे समय पर सभी राजनीतिक पार्टी एक होना चाहिए, सभी गवर्नमेंट से एक होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से आपने बताया है कि पहले वाकई ये तस्वीर हमें देखने को मिली थी, ऐसी बयानबाजियां आई थी सामने कि लॉकडाउन कर दिया गया, लोगों को परेशानी हो रही है, उस पर भी आपत्ति। अब अनलॉक 1 में हम चले गए हैं और सारी रियायतें दे दी गई हैं, उसमें भी आपत्ति हो रही है। तो यही था कि सियासत नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर। लेकिन इस बीच एक ये भी सच्चाई है जो विपक्ष की तरफ से भी या सत्ता पक्ष की तरफ से भी हर किसी ने माना है, और उसको हम झेल भी रहे हैं, इस वक्त जूझ रहे हैं उससे, कि आर्थिक तंगी से हर जो विभाग है वो गुजर रहा है। छोटी कंपनियां, बड़ी कंपनियां और मध्यम जितनी भी कंपनियां हैं, ये सब गुजर रही हैं। और कई जगह तो एम्प्लॉइज की छटनी शुरू हो गई, कई लोगों की सैलरी भी उन्हें वक्त पे नहीं मिली और उसमें भी यहाँ पे कटौती की गई है, कह सकते हैं हम। तो इस बीच आत्मनिर्भर का नारा भी दे दिया गया कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। स्वदेशी का भी नारा दिया गया था। लोकल को कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री बात करते नजर आए थे। तो क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? जी, आप सही बताएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2 प्रोंग्ड एक्टिविटी, 2 तरह एक्टिविटी लिया है। एक कोरोना के खिलाफ लोगों का, जनता का जान बचाना, दूसरा तरफ जो लोगों का रोजगार है, रोजगार देना चाहिए। इसके लिए उसमें भी 2 तरह, एक अर्बन एरिया, एक रूरल एरिया। रूरल एरिया में अभी कोरोना का बहुत कम है, बिल्कुल आइसोलेटेड है, अलग अलग कोई, क्योंकि 60% पॉपुलेशन आज भी गांव में रहते हैं। 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के आधार पर जिंदगी गुजारते हैं भारत में। अभी एग्रीकल्चर का एक्टिविटी कोई रुकावट नहीं है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी ठीक चल रहे। जो अर्बन एरियाज में लाखों लोग माइग्रेंट लेबर गांव को गए हैं, उनके लिए भी मनरेगा के द्वारा रोजगार देने के लिए भारत सरकार ने निर्णय किया। बजट में 61,000 करोड़ ये मनरेगा के लिए हम एलोकेशन किए थे, वो मार्च में, वो पैसे ऐसी है। अभी आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर 40,000 करोड़ रुपए, टोटल 1,01,000 करोड़ रुपीस अभी मनरेगा के अंदर गांव में रहने वाले जो एग्रीकल्चर लेबर, अदर लेबर को का रोजगार देने के लिए 1,01,000 करोड़ रुपीस आज हर स्टेट को दिया है। उसके साथ साथ चावल भी, उनका खाने का व्यवस्था भी भारत सरकार लिया है। सभी लोगों को फूड सिक्योरिटी के अंदर 3 रुपए केजी चावल, 2 रुपए गेहूं का व्यवस्था किया है। आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर एग्रीकल्चर को, आर्टिजान्स को, इंडस्ट्रीज को, एम्प्लॉयज को, रिटायर्ड एम्प्लॉयज को, सभी लोगों को इसमें आत्मनिर्भर भारत के अंदर कुछ ना कुछ हेल्प मिलना चाहिए। क्योंकि आज जो सर्विस सेक्टर में बहुत इफेक्ट हुआ है, 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है
उसका पूरा पूरा भारत के अंदर पूरा तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होगा, इंडस्ट्रियल का डेवलपमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक्टिविटी बढ़ेगा। तमाम जो कंपनियां हैं वो चीन से अपने प्लांट को हटा करके और भारत की तरफ अब वो देख रही हैं, उस अवसर को तलाश रही हैं वो कि किस तरीके से भारत में कारोबार को और विकसित किया जाए, और भारत भी तैयार है उनके स्वागत के लिए, वेलकम के लिए। चाइना देश के अंदर आज जितने भी इंडस्ट्रीज है, जो बाहर के इन्वेस्टमेंट्स है, वो लोग पूरा वापस अपना इन्वेस्टमेंट विड्रा करना चाहते हैं। वैसे लोग भारत के आने के लिए देख रहे हैं, क्योंकि दुनिया के अंदर एनवायरमेंट एंगल पे, सरकार का नीति के एंगल पे, पावर सेक्टर पे एंगल पे, लैंड अवेलेबिलिटी एंगल पे, जो एम्प्लॉयज, जो मैन पावर एंगल पे, आज दुनिया के लिए चाइना के बाद भारत एक अच्छा, एक पॉजिटिव कंट्री है। सभी लोग भारत को आना चाहते हैं, चाइना से इन्वेस्टमेंट विड्रा करना चाहते हैं। इसी दृष्टि से आज चाइना चाहती है भारत के अंदर कोई ना आए, कोई इन्वेस्टमेंट चाइना से ना आए, दुनिया से ना आए, भारत में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स नहीं बढ़ाए, भारत का कोई एक्सपोर्ट्स ना हो। इसी दृष्टिकोण से डिस्टर्बेंस करना चाहिए। दुनिया का दृष्टिकोण, भारत में भी शांति नहीं है, भारत में भी एक साथ पाकिस्तान के साथ, एक चाइना के साथ आपस में मतभेद होता है, इसलिए भारत आपके लिए एक सेफ कंट्री नहीं है, ये सिग्नल चाइना विदेशों को देना चाहते हैं। बिल्कुल, देखिए अब देश के अंदरूनी मुद्दों पे भी बात कर ले। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली, जिस तरीके से शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ, जो तस्वीरें सामने आई थी, एक बार फिर से उस मुद्दे को हवा देने के लिए उसकी पूरी प्लानिंग की जा रही है, जिससे शाहीन बाग में धारा 144 भी लगा दी गई है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। चाहे अंकित शर्मा मर्डर केस की बात करें, क्योंकि चार्जशीट भी दिल्ली पुलिस लगातार दाखिल कर रही है उस पर, या फिर ताहिर हुसैन हो, इसके अलावा भी जिस तरीके से फैजल फारूक हो, उसको मास्टरमाइंड इन लोगों को माना गया है अंकित शर्मा मर्डर केस का। इसको किस तरीके से देखते हैं आप, ताकि स्थिति आगे फिर से ऐसी ना आ जाए, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, और आपको क्या लगता है कि क्या सच्चाई है? क्योंकि दिल्ली पुलिस की कार्य प्रणाली पे भी ये लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, निष्पक्षता पे भी, जांच पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल गलत है। दिल्ली पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो रहे, कोई रिलीजियस के नाम पर, कोई कास्ट के नाम पर पुलिस के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन के सामने कोई छूट नहीं दे सकते हैं। इसीलिए जो भी दोषी हो, जो भी मजहब का हो, जो भी रिलीजियस का हो, सभी लोगों को कटघरे के सामने, कोर्ट के सामने खड़ा करने के लिए भारत सरकार पूरा डेडिकेशन के साथ काम कर रहे। इसीलिए जो प्रचार कर रहे बहुत गलत है। दिल्ली पुलिस को कैसा कोई आदेश नहीं है, दिल्ली पुलिस को फ्रीडम है। एज पर आईपीएस, सीआरपीएस के द्वारा जो भी क्राइम करते हैं उनको कोर्ट के सामने खड़ा करने का जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के सामने है। हम वही काम कर रहे हैं। रिलीजियस के नाम पर लोगों को भड़काते हुए काम करने वाले जो भी आंदोलन होगा, हम ऐसे आंदोलन को परमिशन नहीं देंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, सभी लोगों को जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी पुलिस कोर्ट के द्वारा उनको पनिशमेंट मिले। बिना रिलीजियस देखते हुए जो भी व्यक्ति होगा सबको पनिशमेंट मिले। भारत सरकार यही आदेश दिल्ली पुलिस को दिया है। बिल्कुल, अब आपकी सीट को लेकर के भी बात कर लेते हैं, जहां से आप आते हैं। एक आखिरी सवाल, सिकंदराबाद वो सीट जहां से आप सांसद चुन करके आए हैं, लेकिन बड़ा संवेदनशील रहा ये पूरा जो इलाका है वो, चूंकि यहाँ पे ओवैसी जैसे जो नेता हैं मजहबी मुद्दे को हवा देते रहते हैं और हमेशा सुर्खियों में छाए रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे सांप्रदायिकता बनाम राष्ट्रवाद का जो नारा दिया गया, इसको जो मुद्दा बना दिया जाता है, इससे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आप और कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को, चूंकि आप खुद इस इलाके से हैं और लगातार टारगेट भी किया जाता रहा है आपको? हैदराबाद में आपको मालूम है, पुराना शहर में जिस क्षेत्र से जो असदुद्दीन ओवैसी चुनकर आते हैं उस एरिया में रहने वाले, मेरा भी जन्म वही क्षेत्र में था, मेरा परिवार भी वही लोग थे, मगर हजारों बस्ती आज वो लोग रिलीजियस के नाम पर दंगा करते हुए लोगों को डरा के वो बस्तियों को खाली करके उसका प्रॉपर्टी खरीद लिया है एमआईएम पार्टी के लोग। एमआईएम पार्टी के लोग जो रजाकारों का जो अस्तित्व लेते हुए काम कर रहे हैं आज हैदराबाद शहर में। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एमआईएम पार्टी बहुत डेंजरस पार्टी है। एमआईएम पार्टी रजाकारों का आइडियोलॉजी से काम करने वाला पार्टी है। देश के खिलाफ गतिविधि करने वालों के साथ मिलते हैं। जो मरकज के अंदर विदेश से आए हुए
इलीगल आते हुए ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, हर विषय पर मजहब लाने के लिए प्रयास करते हैं, हर विषय पर रिलीजियस लाने के लिए प्रयास करते हैं, देश को मजहब के नाम पर डिवाइड करने के लिए प्रयास करते हैं। इसी विषय पर पूरा देश जागरूक रहना चाहिए। मैं मुस्लिम भाई बहनों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसा पार्टियों को दूर रहना चाहिए। रिलीजियस के नाम पर लोगों को डिवाइड करना एमआईएम पार्टी का है। मैं तेलंगाना में विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमारा तेलंगाना में जो टीआरएस पार्टी है आज सत्ता में, वो भी आज मजलिस पार्टी से इलेक्शन अलायंस करके आज राजनीति कर रहे हैं। ये आने वाले दिन में तेलंगाना जनता चाहते हैं ये मजलिस पार्टी से मिलकर टीआरएस पार्टी राजनीति करे। आने वाले दिन में ये दो पार्टी को सबक सिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया किशन रेड्डी जी आपका हमारे विमर्श का इस सेशन में खास मेहमान बनने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। तमाम मुद्दों पर अपने विचारों को आपने रखा है। थैंक यू, धन्यवाद। प्रायोजक मुल्तानी पश्मीना, कुछ नहीं बचेगा, आओ अब सब बचेगा। मैनफोर्स कॉन्डोम्स, द गेम ऑफ लव। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए महिलाओं की नंबर 1 औषधि व टॉनिक हिमपुष्पा। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज। जयपुर के जेडब्ल्यू मैरिट होटल में कांग्रेस का महामंथन। विधायकों की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अविनाश पांडे, सुरजेवाला, सचिन पायलट और राज्यसभा प्रत्याशी वेणुगोपाल रहे मौजूद। विधायकों के बाड़ेबंदी के बीच होटल मैरियट में कल रात से डटे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। विधायकों के साथ होटल में रहे मौजूद। विधायकों के ग्रुप के साथ चलता रहा मंथन।